1937 में कांग्रेस जो है वो चुनाव में भाग लेती है और भाग लेने के बाद कांग्रेस जो है वो सरकार बनाती है। एक ऐसा समय जिसका जो पूरा देश, कांग्रेस भी यहाँ तक एक लंबे समय से जिसका इंतजार कर रही थी, वो समय आता है। कांग्रेस जो है वो प्रांतीय विधानमंडल में अपना एक सीट पक्की करती है और पक्की करने के बाद से कांग्रेस सरकार बनाती है। वो चाहती यही थी कि जब वो सरकार में प्रवेश करे तो जो जनता है उसकी इच्छाओं को पूरी किया जा सके, जनता की मांगों को पूरी की जा सके, जो ब्रिटिश सरकार शोषण कर रही है शोषण को कुछ हद तक रोका जा सके, और ये होता भी है। फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि कांग्रेस सरकार बनाने के बाद मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देती है। क्यों आखिर क्या रीज़न था त्यागपत्र देने का? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मंत्रिमंडल से निकाल दिया हो, या फिर कांग्रेस के ही बीच में आपस में अनबन हो, बन नहीं रही हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने अपनी मर्जी से ही अब आगे काम करने की इच्छा न होने की वजह से ही मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया हो, या जनता की जिन इच्छाओं के लिए वो कांग्रेस विधानमंडल में प्रवेश की थी वो इच्छा ही पूरी नहीं हो पा रही थी। क्या रीज़न था? आपके मन में प्रश्न आया? अगर नहीं तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं और परीक्षा के स्तर पर इसका विश्लेषण करते हैं और तर्क के साथ हर एक चीज़ को समझते हैं और पढ़ते हैं ताकि परीक्षा में रटना ना पड़े। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर और स्टार्ट करते हैं अपना। आज की क्लास में हम लोग 1937 के चुनाव से लेकर के 1939 के त्यागपत्र तक पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और कांग्रेस सरकारों की जो कार्य प्रणाली थी और उनके त्यागपत्र की जो पृष्ठभूमि हुई उसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे। चलिए हम लोग बिना देर के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहले हम लोग समझेंगे 1937 के चुनाव, इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर देख लीजिएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हम मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप सारी चीज़ों को जाकर देख लीजिएगा। एक बार इसको हम लोग इसका पुनरावलोकन कर लेते हैं कि 1937 के चुनाव में क्या हुआ था। दरअसल 1937 का जो चुनाव हुआ था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था और इसमें कांग्रेस को व्यापक सफलता भी मिलती है। कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकार का गठन होता है और सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाती है कांग्रेस। इसके बाद जो अब सबसे बड़ी चुनौती आती है कांग्रेस के पास में, वो आती है शासन चलाने का। सबसे बड़ी चुनौती थी कांग्रेस के सामने। क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता तो मिल चुकी थी कांग्रेस को, लेकिन अभी भी जो अंतिम निर्णय और अंतिम शक्ति था वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के गवर्नर के पास में था। ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। आइए जानते हैं क्या कांग्रेस ने इस चुनौती के आगे अपनी हार मान ली और कांग्रेस जो है इसी वजह से सत्ता को उसने छोड़ दिया या फिर कोई अन्य कारण है। इस बात को समझते हैं। चलिए चलते आगे क्लास में। तो कांग्रेस सरकार का जो सबसे पहले कार्य को जानते हैं। कांग्रेस सरकार ने अपने कार्य को किस प्रकार से किया 1937 से लेकर के 1939 के बीच में। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने किसानों को राहत देने का प्रयास किया। उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बिहार में 1939 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम इन्होंने पारित कर दिया। इस काश्तकारी अधिनियम का परिणाम क्या हुआ कि आगरा और अवध के जो किसान थे उनको जोत का पुश्तैनी अधिकार मिला, जो पहले इनके पास नहीं था। ये किसान जो थे वे दूसरे के खेतों में बस कार्य करते थे, ये इनको फायदा हो गया। और साथ में मजदूरों के हित के लिए उन्होंने प्रयास किया। क्या किया? मुंबई में 1937 में कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति हुई और इस जांच समिति के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई, उनके स्वास्थ्य तथा बीमा सुरक्षा की सिफारिश भी की गई। इस तरह से कांग्रेस जो है वो कार्य करने लगी। इसके अलावा अन्य कार्य कांग्रेस ने क्या किया? इन्होंने प्रशासन को अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया। इन्होंने मद्रास में कांग्रेस सरकार के एक राजस्व मंत्री थे जिनका नाम था टी प्रकाशम। यहाँ पे गलती से प्रकाशन हो गया, प्रकाशम, टी प्रकाशम, ठीक है। टी प्रकाशम की अध्यक्षता में स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्र का स्वामित्व जमींदारों से लेकर के, जमींदार इसके क्षेत्र का जो स्वामित्व था वो जमींदारों के पास था, उनसे इन्होंने लेकर के और क्या किया? रैयतों को। किसे? तो रैयतों को ये चीज़ें, इनका जो अधिकार था वो देना स्टार्ट की। इनको रैयतों को देने की सिफारिश करी इन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अन्य कार्य इन्होंने इसके अलावा क्या किया। इन्होंने राजनीतिक बंदियों की रिहाई करवा दी, शिक्षा और समाज का सुधार भी किया। इन्होंने शिक्षा में सुधार किया, समाज के अंतर्गत इन्होंने सुधार का प्रयास किया।
लेकिन दिक्कत क्या हो रही थी इस समय में? इस समय में बस एक ही समस्या थी कि कांग्रेस सरकार की कुछ सीमाएं थी। सीमाओं से हमारा क्या तात्पर्य? सीमाओं का अर्थ है कि जो मेन शक्ति थी वो किसके पास थी? वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास में विशेष शक्तियां थी। कांग्रेस की जो सीमित संवैधानिक अधिकार मिले थे कांग्रेस को, पूरी तरीके से कांग्रेस को अधिकार नहीं मिले थे। यहाँ तक कि जनता की जो अपेक्षाएं थी वो बढ़ती जा रही थी। जनता जो है वो एक उद्देश्य के साथ कांग्रेस को वोट देती है और ये सोचती है, तो आज भी यही चीज़ है। चुनाव में किसी भी व्यक्ति को जीत दिलाने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि जनता अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस व्यक्ति को वोट देती है और ये चाहती है कि जब वो व्यक्ति सत्ता में आए तो उनकी इच्छाओं के बारे में सोचे और उस पर कार्य करे। लेकिन यही सेम जो परिस्थितियां थी उस समय में थी। कांग्रेस जो थी वो इसी उद्देश्य से जनता के हित की इच्छाओं को लेकर के ही वो भी शासन में आई थी और जनता यही चाह रही थी कि कांग्रेस की इच्छाओं की कांग्रेस जो है उनकी मांगों को मतलब सभाओं के बीच रखे और उसको पूरा करे। यही बात थी। लेकिन ये कांग्रेस के लिए दिक्कत आ रही थी इसमें। क्यों? क्योंकि अंतिम शक्ति किसके पास थी? तो अंतिम शक्ति जो थी वो गवर्नर के पास में थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, परिणाम देखते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ही सबसे मतलब विरोधाभास वाली बात हो जाती है। जनमानस का बढ़ता विरोध, जनमानस के बीच विरोध बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि जनता ये चाह रही थी कि आप जब शासन में आए हैं तो आप तुरंत ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करें। परंतु कैसे करें? क्या कांग्रेस के पास में इतना बल था, इतना अधिकार क्षेत्र था? तो नहीं था। कांग्रेस चाह करके भी जनता की सारी समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंतिम शक्ति तो गवर्नर के पास में थी। वो चाहती भी तो भी ये प्रयास उनका सफल नहीं हो पाता। बिहार में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल के प्रथम अधिवेशन के समय में वहां के किसान, वहां के कौन? तो वहां के किसान, वहां के जो किसान थे वे जुलूस के शक्ल में असेंबली भवन में घुसकर बहुत समय तक ले वहां पर बैठे रह गए। बहुत समय तक ले घुस करके कुछ समय तक वहां के सीटों पर, कहां पर? तो वहां के सीटों पर बैठे रह गए। वे क्यों बैठे? उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। एक विरोध प्रदर्शन था किसानों का कि देखिए आप अगर हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम विरोध स्वरूप इस जगह पे आपको दिखा रहे हैं कि हम जो है इसी वजह से आपको इस चुनाव में हमने जिताया है कि आप हमारी इच्छाओं को पूरा करिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर हम आपका साथ नहीं देंगे। यही विरोधाभास जो था, यही विरोध उन्होंने प्रदर्शित किया यहाँ पर। इसके बाद जो है बंगाल में वर्धमान जिले में नहर का पानी का टैक्स में वृद्धि हुआ था। उसको लेकर के वहाँ के लोगों ने 1937 में वहाँ पर भी आंदोलन किया। यहाँ तक कि 1938 में हम्पोग आदिवासियों द्वारा मोती सिंह के नेतृत्व में गारो पहाड़ी पर जो फसल उगता था उस फसल पर भी लगान बढ़ा दिया गया था। उसके विरोध में भी आंदोलन किए गए थे। ये सारी की सारी समस्याएं आ रही थी। अब एक प्रश्न सोचिए, आप खुद से सोचिए, यहीं से जब कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच टकराव उत्पन्न होता है तो क्यों उत्पन्न होता है? क्या कांग्रेस जो है ब्रिटिश सरकार से ये बात खुल के कह सकती थी ना कि आपने हमें क्यों जिताया, आपने हमें क्यों वापस से इस जगह पे लाया, क्यों आपने हमें 1937 के चुनाव में हिस्सा लेने नहीं दिया? जब आपको हमें इसी तरह से अधिकार देने थे तो आप क्यों लाए? जब हम अपनी जनता की बात ही नहीं सुन सकते, उनकी मदद ही नहीं कर सकते, तो फिर क्यों आप इस तरह से हमें इस जगह पर लाएं? ये बात कांग्रेस कह सकती थी। लेकिन कहे तो कैसे कहे? इस प्रश्न का जवाब आप सोचिएगा, क्यों नहीं कह पाई कांग्रेस? इस प्रश्न का जवाब मैंने पिछली वीडियो में भी कुछ हद तक आपको समझाया है। उस आधार पर आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो ठीक है, इस प्रश्न का जवाब हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक बने भी रहिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा प्रश्न आने वाला है आपके सामने जो इस बार टीजीटी पीजीटी के स्तर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक है। इसलिए इस चीज को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले और कांग्रेस जो है वो मंत्रिमंडल का उनका त्याग पत्र समझते हैं। कांग्रेस जो है वो मंत्रिमंडल से किस प्रकार त्याग पत्र देती है? देखिए 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और जर्मनी यानी कि हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया जाता है। एक बार हम लोग थोड़ा इस चीज़ को भी जान लें कि जर्मनी जो है वो क्यों मतलब जर्मनी जब हिटलर द्वारा यानी हिटलर जो पोलैंड पर आक्रमण करता है तो इसका हमारे इस कांग्रेस के मंत्रिमंडल से क्या लेने देना? एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें। लेकिन चलिए थोड़ा आगे भी बढ़ लेते हैं, इसके बाद इस पे आते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पर आक्रमण कर देते हैं और तत्कालीन जो भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथ हैं भारतीय की अनुमति के बिना यह घोषणा कर देते हैं कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल होगा। तो इससे आप सोचिए जरा, अगर भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के युद्ध में शामिल हो रहा है, जर्मनी के विरुद्ध खड़ा हो रहा है,
तो इससे भारत को क्या दिक्कत होने वाला है? इससे कांग्रेस को क्या ही दिक्कत है कि कांग्रेस इस चीज के विरोध में है? क्या परेशानी है? अगर वो साथ भी देता, इससे पहले भी तो प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने साथ दिया था, गांधी जी ने लोगों को कहा था कि आप जो है प्रथम विश्व युद्ध में साथ दीजिए, तो फिर इस बार देने में क्या दिक्कत आ रही थी? कांग्रेस क्यों इस चीज का विरोध कर रहा था? आखिर तो कांग्रेस को ये बात अच्छे से पता ही थी कि भारत जो है वो चाह करके भी तुरंत तत्काल पूर्ण स्वराज नहीं ले सकता है, तो फिर क्या दिक्कत है? आप युद्ध में शामिल हो सकते थे, फिर क्यों विरोध उत्पन्न हुआ? इस बात को समझते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, साथ में एक प्रश्न है आपके लिए, इस प्रश्न का जवाब भी दीजिएगा कि जब कांग्रेस मंत्रिमंडल में प्रवेश कर ही चुकी थी तो सिर्फ युद्ध के ही नाम पर उसने त्यागपत्र दिया, क्यों दिया? या फिर कोई और वजह थी? अगर युद्ध के ही नाम पर त्यागपत्र दिया तो क्यों दिया, या फिर कोई और कारण था? इस कारण के बारे में बताइए। तो देखिए एक बार इस चीज को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। जब युद्ध शुरू हो जाता है तो ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा तो कर दी, लेकिन बिना भारतीय से पूछे भारतीयों को भी युद्ध में घसीट लिया जाता है, और ये जो है यहीं से कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगता है। क्यों? दरअसल क्या है, 1930 के दशक में जर्मनी में हिटलर जो है वो सत्ता में आ जाता है। 1930 में उसकी नीति थी कि जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाया जाए। 1919 में जो वर्साई की संधि उस पर हुई थी उसका बदला लिया जाए और दूसरे देशों के जो क्षेत्र हैं उस पर कब्जा करें, और इसी उपलक्ष्य में उसने चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया पर वो कब्जा भी कर लेता है। और अब उसकी जो अगली निगाह थी वो कहाँ थी? अब उसकी अगली निगाह ब्रिटेन की ओर चलने लग गई, यानी कि पोलैंड की ओर चलने लग गई, और उसने 1 सितंबर 1939 को हिटलर जो है वो पोलैंड पर हमला कर देता है। लेकिन समस्या यहाँ से खड़ी नहीं हुई। समस्या ये हुई कि जब उसने चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया पर उसने कब्जा किया तो ब्रिटेन ने इसका विरोध नहीं किया। ब्रिटेन और फ्रांस शुरुआत में बिल्कुल चुप रहे। तो जब चुप रहे तो अब क्या दिक्कत है? अब ये दिक्कत आ गई ब्रिटेन के सामने में कि ब्रिटेन एक बात समझ गया था, ब्रिटेन और फ्रांस, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि आज पोलैंड को नहीं बचाया गया तो कल हिटलर पूरे यूरोप पर कब्जा कर लेगा। और इसका उसने एक तर्क दिया कांग्रेस के सामने और भारत के सामने। उसने एक बात कही कि हम जो है वो ब्रिटेन का कहना था कि हम जो है हिटलर की तानाशाही के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। यही बात ब्रिटेन ने कही, और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और यही बात कांग्रेस को तीखी लगी। कांग्रेस का यही कहना था कि अगर आप लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं तो एक बात बताइए, आपका कहना है कि आप हिटलर के विरुद्ध तानाशाही के अगेंस्ट आप खड़े हैं, हिटलर तानाशाह है, आप तानाशाह के विरुद्ध खड़े हैं और लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारे भारत में लोकतंत्र कहाँ है? यही बात भारतीयों ने पूछी, यही बात कांग्रेस ने पूछी। कांग्रेस सरकार से युद्ध के उद्देश्य को स्पष्ट करने की मांग करने लगी। कांग्रेस ने कहा कि आप जो ये कर रहे हैं वो हमें भी समझाइए कि अगर आपको लोकतंत्र चाहिए तो हमारे देश में लोकतंत्र कहाँ है, फिर क्यों हम आपके लोकतंत्र के लिए खड़े हों? अगर आप हमें लोकतंत्र नहीं देंगे तो हम आपके देश के लोकतंत्र के लिए क्यों खड़े होंगे? तो फिर एक काम करिए, या तो आप युद्ध के उद्देश्य को स्पष्ट करिए या फिर हमें लोकतंत्र दीजिए। सरकार ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और वायसराय भारतीयों के सामने युद्ध के बाद यही सेम बात औपनिवेशिक स्वराज्य का पुराना वादा दोहराने लगे कि हम आपको युद्ध जीतने के बाद फिर से आपको औपनिवेशिक स्वराज्य देंगे, आप जो है उपनिवेशों पर आपका अपना अधिकार होगा। इससे क्या होता है, कांग्रेस शासित जो प्रदेश थे उसके मंत्रियों ने 22 अक्टूबर 1939 को मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि वे सरकार के इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। लगभग 28 महीने तक शासन में हुए रहे और रहने के बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। मुस्लिम लीग और दलित नेताओं ने मिलकर के अंबेडकर के साथ 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि अंबेडकर के लिए तो खुशी का ही माहौल था उस समय मुस्लिम लीग के लिए कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं गिर गई और गिरने से एक फायदा हुआ, इसलिए इन लोगों ने मिलकर के मुक्ति दिवस मनाया। और इसके बाद अब हमारे पास हम आपके लिए कुछ प्रश्न है, इस प्रश्नों के बारे में आप सोचिएगा। एक प्रश्न तो आज जो हम लोगों ने पढ़ाई करी उसी से रिलेटेड है और दूसरा प्रश्न अगले अध्याय से है। आप इन दोनों प्रश्नों के जवाब या तो अगले वीडियो के साथ दीजिए या फिर इसी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिएगा। बताइए, इस 1937 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार को लोकतंत्र तक पहुंच बनाने में सफलता दिलाई या नहीं दिलाई? ये 1937 का चुनाव कांग्रेस की सरकार को लोकतंत्र तक पहुंचने में सफलता दिलाई या नहीं, या फिर लोकतंत्र तक उसे कुछ भी फायदा हो पाया या नहीं? और दूसरा, जब कांग्रेस सरकार बहुत ही सुचारू तरीके से विधानमंडल में रहकर शासन चला रही थी तब उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि त्रिपुरी संकट आया? इस प्रश्न का आंसर जो है हम लोग
अपने अगले क्लास में समझेंगे। और इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में आकर के, ठीक है। तो आज का ये वीडियो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में हम लोग अपने इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न और सारी की सारी फैक्ट्स जितने भी मैं लाती हूँ वो सारे के सारे इस बार के टीजीटी पीजीटी के स्तर के अनुसार है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।